और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 8 जनवरी से फिर से होगा ड्राई रन। हर जिले में ड्राई रन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 3 चिकित्सा संस्थानों में यह ड्राई रन किया जाएगा। जिला अस्पताल, निजी अस्पताल, अर्बन पीएचसी और रूरल पीएचसी में ड्राई रन शुरू किया जाएगा। एक बार फिर से वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू होगा, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जब बहुत जल्द वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया जाएगा। उसकी रिहर्सल, उसकी प्रैक्टिस लगातार पूरे देश में चल रही है इस वक्त। और कोरोना की वैक्सीन से पहले एक बार हर जिले में फिर से ड्राई रन किया जाएगा। ड्राई रन और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी के साथ। सौरभ, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि साल भर के बाद में आखिरकार वो खुशखबरी देश को मिलने जा रही है, वो शुभ घड़ी आ गई है कि अब वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है 12 और 13 जनवरी से। इससे पहले एक बार फिर से ड्राई रन। बिल्कुल, आपने सही कहा। मकर संक्रांति से देश भर में वैक्सीनेशन का अभियान जो है वो शुरू होने की पूरी संभावना है। उससे पहले और भी तैयारियां, क्योंकि राजस्थान में 7 जिलों में ड्राई रन किया गया था, देश के अलग अलग हिस्सों में भी ड्राई रन हुआ था, लेकिन अब ये तय किया गया है कि 8 जनवरी को देश भर में जो है वो ड्राई रन किया जाएगा। और हर जिले के 3 चिकित्सा संस्थानों को इसमें चयन जो है वो किया गया है। जिला अस्पताल होगा उसमें, इसके अलावा अर्बन पीएचसी और रूरल पीएचसी भी इसमें शामिल किए जाएंगे। लेकिन साथ में एक निजी अस्पताल, क्योंकि निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा, इसलिए से निजी अस्पताल को भी शामिल किया गया। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज के जो अस्पताल हैं अलग अलग शहरों में, उन मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में भी ये ड्राई रन किया जाएगा। और चूंकि जिस प्रकार से अगले सप्ताह संभवतः वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले आखिरी तैयारियां कि किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई कमी जो है वो न रह जाए और बहुत स्मूथली जो है वो वैक्सीनेशन का अभियान चले, इस लिहाज से ये अंतिम तैयारियों के रूप में इसे देखा बिल्कुल जा रहा है। सौरभ, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए सौरभ आपका बहुत धन्यवाद। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है। सटोरियों पर डीएसटी ने कार्रवाई की है। डीएसटी ने 4 सटोरियों को दबोच लिया। सटोरियों के पास से 38,880 रुपए नकद मिले हैं। सटोरियों के पास लाखों का हिसाब किताब मिला है। 15 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक डोंगल भी जब्त किया गया है। गलसिंहपुर में व्यापार मंडल के पास एक मकान में ये सभी सटोरिये दबोचे गए। और अशोक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अशोक, कहा जा सकता है डीएसटी को बड़ी कामयाबी मिली है। लाखों के हिसाब किताब की पर्चियां भी इन सटोरियों के पास मिली है। बिल्कुल आसिफ जी, एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है कि ऑनलाइन सट्टे की कार्रवाई कर रहे थे। चारों बुक्की इस समय पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। दरअसल श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट एसपी राजन दुष्यंत के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने कल रात मुखबिर की सूचना पर गतसिंहपुर में मकान में दबीज दी। वहां मकान में दबीज देने के दौरान वहां देखा कि 4 सटोरिये ऑनलाइन टिकट बुकिंग चला रहे थे। वहां से पुलिस ने न केवल 38,000 रुपए की नकदी जब्त की, बल्कि लाखों रुपए का भी हिसाब किताब बरामद किया है। पुलिस को वहां से 15 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक डोंगल भी दबोचा गया है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों सटोरियों के खिलाफ आरपीजी एक्ट के साथ साथ आईटी एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया है। आसिफ जी, ये चारों सटोरिये जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, ये श्रीगंगानगर जिले के ही रहने वाले हैं। इनमें मनोज कुमार, पंकज सुखीजा और मनीष कुमार ये गतसिंहपुर के रहने वाले हैं, जबकि जो चौथा सटोरिया है गुलशन कुमार, ये श्रीगंगानगर की इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला है। जी आसिफ जी। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यह खबर टोंक से है। चोरी की नाकाम कोशिश की गई। पुलिस को देखकर चोर भाग छूटे। पुलिस ने चोरों का पीछा भी किया। ये बदमाश 2 कार से आए थे चोरी करने के लिए। और अब बात आग की, जो एक चलती बस में लग गई और अगर जरा भी चूक होती तो 21 लोगों की जान चली जाती।
धू धू कर जलती इस बस को देखिए। सड़क किनारे जल रही इस बस की तस्वीर मुंबई से सटे ठाणे की है, जहां शिरडी से बोरीवली जा रही एक प्राइवेट लग्जरी बस में अचानक आग लग गई। आग की लपटों को देखकर बस चालक ने सावधानी बरतते हुए बस को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया, जिसके बाद सभी 21 यात्रियों को नीचे उतार लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा ठाणे शहर के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जुपिटर हॉस्पिटल के सामने से गुजरते वक्त हुआ, जब इंजन में अचानक स्पार्क से बस में आग लग गई। उसके बाद देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई और जलने लगी, और जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती बस जलकर खाक हो चुकी थी। बता दें कि भीड़भाड़ वाले समय में बस में लगी आग के चलते आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों में भी हड़कंप मच गया। और जयपुर से बड़ी खबर, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से खबर है। 145 चिकित्सक और 6 डीसीओ के तबादले हो चुके हैं। बैकडेट में 31 दिसंबर में ये तबादले किए गए हैं। आचार संहिता के चलते बैकडेट में तबादले किए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सचिन शर्मा के साथ। सचिन, बैकडेट के अंदर ये सभी तबादले किए गए हैं? बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से लगातार देखा गया था कि चिकित्सकों की एक बहुत बड़ी सूची आई थी, 405 चिकित्सकों के तबादले हुए थे। उसके बाद 1991 जो चिकित्सक जो नए चुने गए हैं अभी हाल ही में, उनकी भी नियुक्ति हुई है। तो ऐसे में 145 चिकित्सकों की तबादले और साथ में 6 डीसीओ के तबादले किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तबादले हुए हैं ये 31 दिसंबर की डेट में हुए हैं, जबकि आज 6 जनवरी हो रही है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये सूची जो है वो रुकी हुई थी और उसे अब जारी किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है कि बैकडेट में तबादले होना, और कहीं ना कहीं किसी तरह से लोगों ने शायद अप्रोच भी किया होगा, अपने तबादले किसी ने रुकवाए भी होंगे, किसी ने बदलवाए भी होंगे, क्योंकि जो संशोधन हुए हैं, जो पहले जो तबादले हुए थे उनकी संशोधित जो सूची है वो भी इसी में जारी की गई है। तो ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा 1991 में जो चिकित्सक अभी हाल ही में जिनको नव चयनित हैं, जिनको 2000 चिकित्सकों में भर्ती में जिनको चुना गया था, तो उनको भी ये कहा गया है कि 7 जनवरी तक जो है वो ज्वाइनिंग की अपनी रिपोर्ट दें। और साथ ही जो डॉक्टर के शर्मा हैं, जो कि निदेशक हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने सभी पीएमओ और सीएमएचओ को ये कहा है कि जो नए चिकित्सक हैं, जो नव चयनित चिकित्सक हैं, वो 7 जनवरी तक ज्वाइन करें और उसकी रिपोर्ट जो है 8 जनवरी तक मुख्यालय को भेज दी जाए। इसके लिए सभी पीएमओ और सीएमएचओ को निर्देश जारी कर दिए गए। सचिन, आपने बताया कि जो है बहुत सारे तबादले जो हैं संशोधित भी हैं, मांगी गई जगह के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स ने आवेदन भी किया था। अब जब बैकडेट में तबादले कर दिए गए हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स में या स्टाफ में कहा जाए असंतोष भी होगा। हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से साल बदला है और लोगों को एक नव वर्ष की जो खुशी होती है, उसमें जब किसी का तबादला जब होता है तो वो कहीं ना कहीं खटास उसमें आती है, खास करके जब मनचाही जगह नहीं मिलती है। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स का पेशा कहा जाए तो डॉक्टर्स के पेशे में एक सबसे बड़ी समस्या है कि खास करके जो लोग कहीं स्थायी रूप से जमे हुए होते हैं और जब उनका तबादला होता है तो उनकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पर भी इसका असर आता है। तो ऐसे में जो चिकित्सक लंबे समय से जो जमे हुए हैं और जब उनको हटाना जब वहां से सरकार की ओर से इस तरह से शुरू होता है तो उनमें जबरदस्ती जो है खलबली मचती है। बिल्कुल सचिन, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते प्रयाग पॉलीमर्स कंपनी में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग कैसे लगी और कितने का नुकसान हुआ इसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। और यह खबर कोचिंग नगरी कोटा से, जहां विज्ञान नगर इलाके में देर रात एक बदमाश सीए के घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग गए और आरोपी 4-5 हजार रुपए लूटने में कामयाब भी रहे। लेकिन तभी सीए की पत्नी ने छत पर जाकर शोर मचा दिया, जिसके बाद आसपास के लोग जमा हो गए और उन्होंने भागकर तुरंत आरोपी लुटेरों को पकड़ लिया। इसके बाद विज्ञान नगर पुलिस
को सूचना दी गई। वहां मौजूद लोगों ने मौके से वारदात का वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी लुटेरे 4 साल पहले सीए के घर नौकर रह चुका है। फिलहाल विज्ञान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भरतपुर में 2 पक्षों में पथराव हुआ, 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। डिग अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। निर्माण कार्य को लेकर यह विवाद हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले को शांत भी करवाया, कई लोगों को हिरासत में लिया। डिग कस्बे के पांडे मोहल्ले का यह पूरा मामला है। की जाली को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिनमें हल्की सी पत्थरबाजी होगी। थाने से जाब्ते ने आकर स्थिति को काबू किया, स्थिति नियंत्रण में है। दोनों पक्षों से लोगों को हिरासत में लिया गया। कितने लोग घायल हैं दोनों पक्षों के? घायलों के भी कोई निश्चित वो नहीं है। और अब आज शहर शहर रफ्तार के कहर की। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं, जहां पहली तस्वीर जयपुर की है। ट्रोला पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई और दूसरी करौली में जीप और ट्रक की भिड़ंत से 3 लोगों की जान चली गई। चूरू में ट्रोला और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। दिल्ली रोड पर एक ट्रोला पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएमएस में इलाज जारी है। और ये खबर करौली से, जहां मासलपुर थाना क्षेत्र में जीप और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि भहुआपुरा के पास एक बाइक को बचाने की कोशिश में जीप का संतुलन बिगड़ गया। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा चुकी है। ये खबर चूरू के सुजानगढ़ से, जहां सालासर रोड पर स्थित गांव धा के पास देर रात भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक लोडेड ट्रेलर ने पुलिया पर सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। भरतपुर में अवैध देसी शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई। यहां विस्फोटक सामग्री के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के 200 पव्वे समेत विस्फोटक सामग्री भी जब्त की है। साथ ही पुलिस ने मौके से आरोपी को भी गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी कई सालों से अवैध शराब का कारोबार करता है, जिसकी जानकारी ट्रेनी आरपीएस मीणा ने दी है। दिल्ली दौरे पर सीएस संसदीय समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए सीएस निरंजन आर्य। महिला अत्याचार पर यह बैठक हुई। डीजीपी के साथ मीटिंग में वो शामिल हो रहे हैं। महिला अत्याचार पे जो संसदीय समिति की समीक्षा है, मैं और डीजी साहब उसमें भाग लेने के लिए। प्रणाम साहब। प्रणाम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजीव त्यागी के साथ। राजीव, और क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में महिला अत्याचार मुद्दे के अलावा? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस समय यह जो बैठक है पार्लियामेंट डायरेक्टिव में चल रही है, जहां पर
मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे हुए हैं। और इस बैठक में चूंकि संसदीय समिति की समीक्षा बैठक है, तो इस बैठक में जैसा कि सीएस साहब ने बताया कि ये महिला अत्याचार को लेकर के बैठक है। हालांकि जानकारी के मुताबिक ये भी है कि SC प्रकरण को लेकर के भी SC अत्याचार और निवारण को लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी और महिला अत्याचार पे भी चर्चा होगी और इसमें कैसे इसको रोका जाए, इस तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जैसा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया है। जी राजीव, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो CS निरंजन आर्य और DGP महिला अत्याचार इस बैठक का मुख्य मुद्दा रहने वाला है। और मरुधरा में बर्ड फ्लू का कहर है। 17 जिलों में कई पक्षियों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 800 पक्षियों की मौत सामने आ चुकी है। झालावाड़, कोटा और बारां में सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। 3 जिलों में सबसे ज्यादा पक्षियों की मौत हुई। एक ही दिन में 281 पक्षियों की मौत हुई और एक दिन में 246 कौवों की मौत हुई। कौवों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। नियंत्रण रोकथाम के लिए राज्य सरकार कोशिश कर रही है। दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पोल्ट्री में संक्रमण फैलने से रोकने की कोशिशें जारी हैं। प्रदेश में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। आज पोल्ट्री फार्म संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मंत्री लालचंद कटारिया और अधिकारी शामिल होंगे। चर्चा नियंत्रण रोकथाम को लेकर होगी। चर्चा के बाद फैसला लिया जा सकता है। प्रभावित जिलों से मुर्गी चूजों के परिवहन पर रोक लगाने का निर्णय हो सकता है। और बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पक्षियों की मौत पर सरकार गंभीर है। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बाद सतर्कता राज्य स्तरीय 2 डॉक्टरों की टीम कोटा संभाग के दौरे पर। आज ये टीम झालावाड़ और बारां भी जाएगी। राजस्थान में इन दिनों बर्ड फ्लू का कहर अपने पूरे उफान पर है। इस वायरस के चलते पिछले कुछ दिनों में ही हजारों पक्षियों की मौत हो चुकी है। उधर राज्य सरकार ने इस फ्लू से निपटने के लिए कमर कस ली है। इंसानी नस्ल के बाद अब बेजुबानों पर आफत। खतरे में बेजुबानों की जान, बर्ड फ्लू की दस्तक। कोरोना की मार के बाद अब बर्ड फ्लू ने मरुधरा में अपने पांव पसार लिए हैं। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई जिले और कस्बे बर्ड फ्लू की गिरफ्त में हैं। कहीं बेजुबान मृत हालत में पाए जा रहे हैं तो कहीं घायल हालत में मिल रहे हैं बेजुबान। उधर इस खतरे को रोकने के लिए हुक्मरानों ने अलर्ट जारी किया है। बर्ड फ्लू के बारे में जो पहला केस हमारे सामने आया तो 25/12/20 को झालावाड़ के राड़ी के बालाजी परिसर में जो कौवों की मौत हुई, वहाँ से जब ये मालूम पड़ा तो उसके बाद में ये कोटा, बारां, झालावाड़ 3-4 जगह इसके बारे में और पता चला। वहाँ से सैंपल उठाए गए, सैंपल भोपाल भेजे गए। भोपाल से जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है और उसमें जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो एक संक्रमण है, वायरस है, उसके बारे में मालूम चला है। देश के अन्य प्रदेशों में भी इसका प्रभाव है। मध्य प्रदेश हमारे से लगता हुआ है, उसमें भी है। केरल के अंदर भी ये फैला है। शायद इधर हिमाचल में, हिमाचल कांगड़ा की तरफ भी ये फैला है। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको मरुधरा के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर पर्यटन के गढ़ जैसलमेर की है। यहाँ फतेहगढ़ में आधा दर्जन कौवे मृत हालत में मिले। देवीकोट गांव में अलग अलग जगहों पर कौवों की मौत हुई है। उधर बाड़मेर डीएम ने टास्क फोर्स की बैठक बुलाकर इस बीमारी की जिले में पहचान और रोकथाम के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही टीमें गठित कर दी गई हैं। आम जनता से ये अपील की गई है कि अगर किसी इलाके में पक्षियों की अस्वाभाविक मौत होती है तो इसकी सूचना फौरन कंट्रोल रूम को दी जाए।
कोटा संभाग में विशेषकर कौवों की मौत के बाद में राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने अपने जिले में एक कंट्रोल रूम स्थापित करके प्रतिदिन पक्षियों की जो मौत हो रही है उसकी सूचना जयपुर निदेशालय को कंट्रोल रूम पे और उनकी जो ईमेल आईडीज और व्हाट्सएप पे भेजने के लिए आदेश दिए गए हैं। इधर बारां में भी बर्ड फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में अब तक आधा दर्जन इलाकों में 100 से ज्यादा कौवों और दूसरे पक्षियों की मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू का जो पहला मामला हमारे बारां जिले में आया था वो माथना गांव में आया था, जहां पर। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण क्या क्या नजर आते हैं। बर्ड फ्लू बना हाहाकारी, बेजुबानों की महामारी। महामारी पर अलर्ट जारी। मंडराती मौत का डर तारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी भी लोगों में दहशत का सबब बना हुआ है। लोग टकटकी लगाकर कोरोना वायरस के लिए बन रही वैक्सीन की खबरों को देख रहे हैं, लेकिन अचानक लोगों की राहत भरी सांस को एक और भयानक बीमारी की आहट ने हलक में अटका दिया। भारत में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में इस बर्ड फ्लू वायरस को लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों और इंसानों दोनों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। दिस इज लाइक अभी जो हो रहा है जिसको हम बर्ड फ्लू बोलते हैं वो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है H5N1 का। तो ये ज्यादातर कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। कहते ये भी हैं कि बच्चों में ईश्वर बसता है, क्योंकि बच्चे वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच तक नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने नेटवर्क 18 लेकर आ रहा है टीवी में पहली बार BYJUS यंग जीनियस। यंग जीनियस में देश पहली बार देखेगा ऐसे जीनियस बच्चे जो अपने हुनर के जादूगर हैं, जो देश बदलने का मादा रखते हैं। कोई किसी छोटे शहर में है, कोई कस्बे में, तो कोई महानगर में। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के बच्चों से। गंगा के किनारे पवित्र नगरी हरिद्वार में रहती है 13 साल की कुदरत की रक्षक। ये लड़की पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े बड़े देशों से टकरा गई। हरिद्वार, जहां कल कल गंगा बहती है, इसी पवित्र नगरी में पल बढ़ रही है 13 साल की कुदरत की रक्षक रिद्धिमा पांडे। रिद्धिमा, जिसे भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहा जाता है, वो भी ग्रेटा की तरह ही पर्यावरण को बचाने के लिए किसी से भी टकरा जाती है। 2019 में रिद्धिमा ने एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिलकर कुदरत से खिलवाड़ कर रहे 5 देश जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना और तुर्की की शिकायत संयुक्त राष्ट्र से की थी। यानी ये दोनों बच्चे दुनिया के एक बड़े हिस्से से टकरा गए। हमने सारे बच्चों के राइट्स, जो कि साफ हवा, साफ पानी और अच्छा वातावरण हमारे राइट्स हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूनाइटेड नेशंस में वो लॉसूट फाइल किया था। उम्र इतनी छोटी और ख्याल इतने बड़े। 2013 ने रिद्धिमा की जिंदगी बदल दी, जब उसने करीब से देवभूमि उत्तराखंड में मची विनाश लीला को देखा। तभी से ये बच्ची सरकारों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह कर रही है। तो मेन कारण है इन सब डिस्ट्रक्शन का वो हम ह्यूमंस ही, और हम ही लोगों को अपने बिहेवियर में, अपने रहन सहन में बदलाव लाना पड़ेगा। 2017 में
रिद्धिमा केंद्र सरकार के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चली गई। रिद्धिमा बार्सिलोना में ग्लोबल न्यूमोनिया फोरम की कॉन्फ्रेंस में भारत का झंडा भी बुलंद कर चुकी है। उसके पिता भी एक्टिविस्ट हैं और मां फॉरेस्ट विभाग में है। मां बाप की गोद में जंगलों में घूमते घूमते ही इस बच्ची को जंगलों से प्यार हो गया। मुझे गर्व होता है कि मेरी बेटी आज पूरे विश्व में जा करके काम कर रही एनवायरनमेंट के लिए। रिद्धिमा क्लाइमेट चेंज पर पेरिस एग्रीमेंट के 5 साल पूरे होने पर दिसंबर में फ्रांस एम्बेसी में कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौटी है। ये बच्ची 2021 में होने वाले मॉक कॉप समिट और अर्थ डे नेटवर्क एशिया के प्रोग्राम माय फ्यूचर माय वॉइस की यूथ एम्बेसडर भी है। ऐसे ही होते हैं वंडर किड, ऐसे बच्चे जो बड़ों से भी बड़े हैं, जो आने वाले कल को बेहतर बना रहे हैं। ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे न जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज 18 लेकर आ रहा है ऐसे अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए BYJUS यंग जीनियस न्यूज 18 राजस्थान पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।